गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जेएम टीचिंग सेंटर पे। मैं सुजीत कुमार आज आप लोगों के सामने वर्ग 9वीं का एक पहला चैप्टर जो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि यह भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसमें बड़ी बारीकी से इस अध्याय पर जो है ध्यान देते हुए कुछ परिभाषा और मुख्य बिंदुओं को इसमें लिखा है और फिर आपको इस पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह चैप्टर जो है वर्ग 9th का है, पहला नंबर सिस्टम। तो सवाल यहीं से उठता है कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति होता क्या है, किसे कहते हैं संख्या पद्धति, क्या होता है। तो जैसे कि कहीं ना कहीं साइंस में 9th में ही है या और भी हम जानते हैं कि मात्रकों की भी पद्धति होती है, उसको मात्रकों के दर्शाने की पद्धति होती है। उसी तरह संख्या की भी अपनी एक पद्धति होती है। जैसे कि संख्याओं के दर्शाने की पद्धति को संख्या पद्धति कहा जाता है, यानी कि हम जिस विधि से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर को दिखाते हैं, वही संख्या पद्धति का प्रकार होता है। क्योंकि हम संख्या को कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे बात उठता है कि इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं जो बहुत कम ही बच्चों को पता होता है या बहुत कम ही शिक्षक इसके बारे में बताते भी हैं। 9th का तो चैप्टर ये संख्या पद्धति है और कहीं ना कहीं इसमें जो है वास्तविक संख्या और बेसिक संख्याओं के बारे में बात होती है। लेकिन जब ये अध्याय का नाम संख्या पद्धति होता है तो उस आधार पर शिक्षक और आपका किताब भी जो है कहीं ना कहीं उसको उस रूप में दिखाया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने ज्ञान के आधार पर इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया है कि पहले संख्या पद्धति है क्या, व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो जिसमें हम लोग जिस विधि से संख्या को दर्शाते हैं या जिस भी तरीके से किसी भी संख्या को दर्शाया जाता है उसी को संख्या पद्धति कहा जाता है। और इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं जो आपके सामने यहाँ पर 1 by 1 करके लिखा हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं कि पहला जो प्रकार है वो है दशमलव संख्या पद्धति, उसको इंग्लिश में डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है अष्टधारी संख्या पद्धति, जिसको ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम के कहा जाता है। चौथा होता है हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति और इसका इंग्लिश भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब इसको समझना है इसके अंतर्गत कौन सी संख्या आती है, इसका क्या आधार है और क्या हम इसमें दिमाग लगा सकते हैं। तो सबसे पहला दशमलव संख्या पद्धति, तो इसके बारे में देखिए मैं यहाँ पर इंडिकेट किया हूं कि ह्यूमन्स यूज, इसका मतलब हम जो मानव हैं जो संख्या निर्माण करते हैं वो इसी दशमलव संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं। यानी हम अपने जीवन में जब भी कोई संख्या लिखते हैं या अभी तक जितनी भी संख्याएं लिखते आए हैं तो आप देखिए गौर से यहाँ पर जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल मिला के ये हो गया 9 और उसमें हो गया एक 0 यानी कि 10। यही है दशमलव संख्या पद्धति। इसी 10 से हम लोग अभी तक किसी भी संख्या का निर्माण करते आए हैं। चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 2395 का दो, 3990 का दो या 8005 करोड़ अरब संख्या में कुछ भी परिवर्तन कर दो, निर्माण तो इसी 10 से होगा। तो इसीलिए इसको ह्यूमन्स यूज कहा जाता है और इसके भी प्रकार हैं जिसका वर्णन हम बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको यह बताना चाहता हूं कि संख्या पद्धति का जो मतलब होता है कि हम संख्या को कितने तरीके से दर्शा सकते हैं, तो ये आदमी के द्वारा दर्शाने का एक सिस्टम है जिसमें ये सारे नंबर आते हैं। लेकिन एक ये नंबर है द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे बच्चे जो कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं उसको ये बात पता है कि कंप्यूटर में बाइनरी नंबर प्रयोग में आता है और कंप्यूटर जो नंबर बताता है उसमें कुछ भी हो, सिर्फ कंप्यूटर 2 ही डिजिट को पहचानता है और वो होता है 0 और 1।
आप कोई भी बटन क्लिक करो, कुछ भी करो, लेकिन एक कंप्यूटर का जो फॉर्मेशन होता है कहीं ना कहीं इसी बाइनरी सिस्टम पे होता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वाया कंप्यूटर यानी द्वारा कंप्यूटर हम नंबर को वहां भी दर्शाते हैं। इसलिए द्विआधारी संख्या पद्धति भी जो है संख्या पद्धति का ही एक हिस्सा है, जिसमें 0 1 ही आता है और इसका आधार है 2। आपको इसके अंतर्गत अगर आप एग्जांपल लेंगे तब इसमें आएगा संख्या 101, 11 11 11 भी आ सकता है, 1110 आ सकता है। इसका मतलब द्विआधारी संख्या में जो भी संख्या का निर्माण होगा वह केवल 0 और 1 से होगा। अब आगे हम बात करें तो एक एग्जांपल है अष्टधारी संख्या पद्धति। मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में तो आपको नहीं बता सकता हूं कि इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, लेकिन हाँ यह भी एक पद्धति का हिस्सा है जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा या जानने को मिलेगा आपके इन फ्यूचर कंपटीशन क्लास में, जिसको अष्टधारी यानी ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो भी संख्या का निर्माण होता है वह संख्या 0 से लेकर के 7 तक का ही होता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 8 और 9 इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए 0 से 7 कुल मिला के हुआ 8, इसलिए इसका नाम हो गया अष्टधारी। अगर हम एग्जांपल ले लेंगे कि 972, तो आप देख रहे हो एक एग्जांपल है 972, तो उसमें 7 और 2 तो आ गया, लेकिन 9 वो अष्टधारी का हिस्सा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 972 जो है वो अष्टधारी संख्या पद्धति, अगर हम 972 लिख रहे हैं तो वो अष्टधारी संख्या पद्धति के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका मतलब अष्टधारी में ये सारी संख्या आएंगी जिसका आधार 8 डिजिट होगा। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत कितनी संख्याएं आती है, तो आप जेन्युइन वे में 8 बोल सकते हैं। जैसे बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत कितनी संख्याएं आती है, तो 2 अंक आते हैं, ये आपको कंपटीशन में देखने को मिलता है। अब एक होता है हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, तो इसमें कुल 16 अंक होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको दशमलव पद्धति का वो 10, साथ में अंग्रेजी का 6 अक्षर ABCDE और F, ये 6, तो 10 6 16, ये मिला करके टोटल हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति बनता है। आप अगर इसका एग्जांपल लेना चाहेंगे तो हम किसी भी नंबर को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 A 5 C D 4। तो कहने का मतलब अगर हम किसी नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उसमें ABC आ रहा है, साथ में 1 2 3 आ रहा है, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन तो इस 3 का हिस्सा तो होगा नहीं, लेकिन उसको रखा जाएगा हेक्साडेसिमल पद्धति में। और यह भी कहीं ना कहीं प्रयोग में आया हुआ है। इसका बारे में आप जान सकते हैं कि कोई ना कोई गणितज्ञ तो है जो इसको प्रयोग में लाया है और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा, जो आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। तो मैं जहां तक हमको इसका बेसिक जानकारी थी मैं आपको बताया हूं। जब आप समय पर इसका प्रयोग आपको भविष्य में मिलेगा तो आप हमको जरूर याद कीजिएगा कि हाँ हमको सर बताए थे, इसका बेसिक्स बातें बताए थे। तो ये था। लेकिन जहां तक अब 9th की बात आती है तो हम पहले ही इंडिकेट कर चुके हैं कि हमको जो है दशमलव संख्या पद्धति पर काम करना है, क्योंकि यहाँ पे आता है ह्यूमन्स यूज। आप ह्यूमन्स यूज का मतलब समझ ही रहे होंगे कि हम आदमी का बच्चा है, और आदमी का बच्चा मतलब वो ही इस्तेमाल करेगा। अब आगे बात करते हैं, तो अब दशमलव संख्या पद्धति के प्रकारों का वर्णन करें उससे पहले मैं कुछ बेसिक सी संख्याओं का बात करना चाहूंगा, जो कि है जैसे प्राकृत संख्या, जो सबसे पहले संख्या। अब ये नाम से ही है प्राकृत, या इसी को प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है। अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं और ये प्राकृतिक संख्या है। तो भाई इसका नाम प्राकृतिक संख्या क्यों पड़ा? क्योंकि इस अर्थ पे या इस यूनिवर्स में सबसे पहले, इस नेचर में सबसे पहले इसी संख्या का खोज हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया प्राकृतिक संख्या। और ये बहुत ही आसान है, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। जब आप 2 3 में होंगे तो आपके सर या आप स्टार्ट 1 2 3 से काउंट करना शुरू करते हैं। इसलिए देखिए इसका परिभाषा में ही है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन संख्याओं के समूह को n से सूचित,
किया जाता है या n से दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इसका इंग्लिश नेचुरल नंबर है और सो नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, और ये गिनती की संख्या है, गिनती 1 से शुरू होती है, तो 1 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं इसके अंतर्गत आ जाएगी। अब आते हैं पूर्ण संख्या, जिसको बोला जाता है होल नंबर। तो गिनती की संख्या में शून्य को मिलाने से प्राप्त संख्या, यानी जब when 0 is added in natural number is called होल नंबर। आप अंग्रेजी में ऐसे समझ सकते हो कि गिनती की संख्या में जब शून्य को शामिल करते हैं तब जो संख्या प्राप्त हो जाए वो होल नंबर, एक तरह से संख्या कंप्लीट कहीं ना कहीं हो जाता है। हमको लगता है ना कि 1 2 3 हम बोल रहे हैं तो वो संख्या है प्राकृत जरूर, लेकिन अगर 0 ना हो तो क्या मैं 100 लिख सकता हूं? तो एक संख्या के कंप्लीट फॉर्मेशन के लिए, पूर्ण रूप देने के लिए 0 आवश्यक है। तो हम ऐसे सेंस में भी समझ सकते हैं कि प्राकृतिक में शून्य मिला दे तो वो एक पूर्ण बन जाएगा। भाई अब हम वो जो डेसिमल का एक पार्ट था कि अब हम कोई भी संख्या को बेहतर ढंग से निर्माण कर सकते हैं, तो हम इस अर्थ में कर सकते हैं कि 0 को मिलाने के बाद संख्या पूर्ण हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या होता है। इससे आपको याद होने में आसानी होगी। तो अब आप यहां से दो बातें यहां से क्लियर हो गई, जिसके लिए हमने यहाँ पे नोट शब्द का प्रयोग किया है कि आप देख रहे हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या वो सभी के सभी पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि आपने गिनती की संख्या में 0 को शामिल किया है। तो गिनती की संख्या तो प्राकृत है, इसलिए सभी प्राकृत संख्या तो पूर्ण हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, ये कंफर्म है। इसलिए क्योंकि इसमें 0 आता है पूर्ण संख्या में, लेकिन प्राकृत में तो 0 नहीं आता, इसलिए ये क्लियर है कि इसको दावे के साथ कहते हैं कि नहीं होगी, एकदम उसमें हमने पूरा जोर से इस बात पर जोर दे दिया है। अब देखिए आप यहाँ पर साधारण दो शब्द है, सम संख्या विषम संख्या, बहुत बेसिक है ये आप जान रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इवन नंबर सम संख्या। तो 2 से विभाज्य होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। बड़ा ही सिंपल है कि जिस भी संख्या में 2 से भाग लग जाए तो वो सम संख्या है, जैसे 2 4 6 8, इसको इवन नंबर कहते हैं आदि। लेकिन इसका एक व्यापक रूप है, व्यापक रूप कहने का मतलब है कि 2p कह दो, 2x कह दो, 2m कह दो, ये इसी रूप में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी वेरिएबल्स में या कोई भी नंबर नेचुरल नंबर में जब 2 से गुना कर दोगे, इसलिए यहाँ पे मैं p के जगह पर 1 2 3 4 लिखा हूं कि आप p के जगह पे कोई भी मान लो और उसको 2 से गुना कर दो। जब आप 1 को 2 से गुना करोगे तो 2 बनेगा, 2 को गुना करोगे तो 4 बनेगा, 3 को 2 से गुना करोगे 6 बनेगा, 5 को 2 से गुना करोगे तो 10 बनेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि ऑड और इवन सब है, लेकिन जैसे ही उसको 2 से गुना किए तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, तो सम संख्या का रूप ले लेता है। इसलिए सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है 2p के जैसा होता है। और ये आपके एग्जाम में चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो या 9वीं की परीक्षा हो, वहां भी आपको इसको पूछा जाता है कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, तो वो 2p के जैसा होता है। इसी तरह आप विषम संख्या के बारे में कर सकते हो। जब सम संख्या में 2 से भाग लगती है तो विषम संख्या का मतलब हुआ कि जो 2 से विभाज्य ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। और इसका एग्जांपल हो जाएगा 1 3 5 7। तो आप समझ रहे हो कि यदि 2p सम संख्या है तो आप उसमें 1 घटा दो तब भी विषम बन जाएगा, और उसमें 1 जोड़ दो तब भी वो विषम बन जाएगा। तो आप यहां से देख रहे हैं कि 2p - 1 यह इसका एक रूप हो गया, और 2p + 1 एक इसका ये रूप हो गया। यहां तक अभी हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसमें अगले वीडियो में इस पे काम करेंगे और आगे और भी आपको संख्या के बारे में बताएंगे। बस इतना ही। जय हिंद।